नगीना को समझ नहीं आ रही थी कि वो अरशद से बात कैसे करे। नगीना का भरम भी रह जाए और बात अरशद तक भी पहुंच जाए। ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर था मगर नामुमकिन नहीं था। नगीना को अरशद से इश्क हो चुका था। वो अपनी ज़ुबान से इजहार नहीं कर सकती थी क्योंकि अल्लाह पाक ने औरत को शर्म व हया का मुजस्मा बनाकर धरती पर भेजा है। औरत को अल्लाह पाक ने बहुत सी खूबियों से नवाजा है और इसमें से एक खूबी ये भी है, मगर हमारा मुआशरा औरत को बहुत से काम भी करने पर मजबूर कर देता है। अब नगीना अरशद से बात भी करना चाहती थी। अरशद, मुझे आपसे एक बात करनी है। गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से बात करना शुरू की। वो रात मामा बाबा आए थे और मेरी शादी की बात कर रहे थे। आप क्या तोहफा देंगे मुझे मेरी शादी पर? अरशद भी बात समझ रहा था कि नगीना क्या कहना चाहती है। अरशद को शरारत सूझी। हाँ, मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा। अपनी शादी का कार्ड मुझे लाजमी पहुंचवा देना। अरशद, मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। अरे बाबा, मैंने अम्मी से बात कर ली है। कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर मैं रिश्ता लेने अपनी वालदा को भेज दूँगा। अच्छा ठीक है, तुम कल ऑफिस से छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना और घर पर बता देना कि मीटिंग में जाना है, देर हो जाएगी। अरशद, आप सच कह रहे हैं? नगीना सवालिया नज़रों से अरशद की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। नगीना अब मज़ीद खुश हो गई थी क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा अब इसे मिलने जा रहा था। नगीना मुकम्मल तौर पर बदल गई थी मगर शराफत और शर्म व हया पहले की तरह ही थी। नगीना ने घर जाकर मीटिंग का बताया और अगले दिन ब्लैक जीन्स और येलो कलर की शर्ट पहनकर अरशद के साथ चल दी। नगीना आज अपनी सास से मिलने वाली थी और परेशान भी थी कि न जाने इसकी सास कैसी होगी। इधर अरशद अपनी वालदा को सारी हकीकत बयान कर चुका था और अम्मी को राज़ी भी कर चुका था। नगीना को वक्त याद आ रहा था जब वो कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए अपनी दोस्तों से उधार मांगती थी और आज नगीना दूसरों की हर तरह की मदद भी कर रही थी। नगीना बेसहारा लोगों को सहारा देना चाहती थी और ट्रस्ट बनाना भी इसका एक ख्वाब था, मगर इस ख्वाब तक पहुंचने के लिए इसे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत थी। अरशद से नगीना को अच्छा खासा पैसा मिल चुका था और सेविंग भी कर चुकी थी, मगर नगीना में एक लम्हा भी गरूर न आया। नगीना मोहब्बत को इबादत का दर्जा दे चुकी थी और वो ऐसी ही मोहब्बत की कायल थी जिसमें महरम सिर्फ इसे पहली रात ही छू सके। इंसान वही कुछ हासिल भी करता है जिसका वो गुमान करता है और नगीना का भी यही गुमान था जो नगीना को मिल रहा था। इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं जिसका इन्हें वहमो गुमान भी नहीं होता, मगर कामयाब भी वही होता है जो इन इम्तिहानात को बर्दाश्त करे और अबूर कर ले। नगीना को अपनी सास से मिलने की खुशी के साथ साथ डर भी लग रहा था। अरे यार, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी वालदा हैं। ये कहकर अरशद ने नगीना को रिलैक्स किया और ऑफिस से निकल पड़े। अरशद, आओ कहीं घूमने चलें। पहली बार अरशद को नगीना ने खुद कहा था। अरशद ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और दोनों गाड़ी पे बैठकर लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। अरशद ने गाड़ी चलाते हुए नगीना का हाथ थामने की कोशिश की। नहीं अरशद, अभी ऐसा वैसा कुछ मत करें। मैं आपको महरम बनने के बाद आपके हवाले कर दूंगी, मगर अभी ये सब ठीक नहीं है। अरशद को वक्ती तौर पर गुस्सा ज़रूर आया मगर बाद में ठीक हो गया। अब दोनों पार्क में जाके बैठे और कॉफ़ी पीने लगे। नगीना ने जब अपनी घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। देखिए, वक्त का पता ही नहीं चला। चले उठे, अब चलते हैं। नगीना ने परेशान होते हुए अरशद से कहा। अच्छा बाबा, चलो, मामा भी इंतज़ार कर रही होंगी। नगीना ने आज अरशद से बहुत सारी बातें की और दिल खोल दिया और सब कुछ अरशद को बता दिया। मर्द को जब लड़की की हकीकत का पता लग जाए तो मर्द के लिए औरत की इज्जत कम हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है। जो ना भी बताने वाली बातें हों, मोहब्बत में वो भी बताकर खुद को कैद कर लिया जाता है। मर्द की फितरत है कि मर्द इस औरत के ज़्यादा करीब जाता है जिसको वो हासिल ना कर पा रहा हो। अरशद, कितना सफ़र रह गया है? गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से पूछा। बस आधा घंटा मज़ीद। तुम देख तो रही हो ट्रैफिक कितनी जाम है। अरशद, ये फुटपाथ पे सोने वाले बच्चों का कोई नहीं होता। क्या हो जो इन्हें छत अता कर दें? नगीना जो बाहर फुटपाथ पर सोए हुए लोगों और बच्चों को देख रही थी, परेशानी के आलम में अरशद से पूछ रही थी।
ارے میری جان چھوڑو، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، ہمیں خود سے غرض ہونی چاہیے۔ لو اس سے اگلی گلی میں میرا مطلب ہمارا گھر ہے۔ ارشد نے گاڑی کا ہارن بجایا اور اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ ارشد لو گھر آ گیا۔ رشید میڈم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ رشید بہت ادب سے نگینہ کو سلام کرنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے۔ نگینہ جب اپنے پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور نظر اٹھا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کرتی ہے، نگینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اتنا شاندار محل، اس نے دل میں کہا اور آہستہ آہستہ اندر قدم بڑھانے لگی۔ ایک مین دروازہ جو کہ خاص لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ لب چڑک کر آس پاس دیکھا تو گھاس پر جھولوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پودوں کی کیاریاں لگی ہوئی تھی جس کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے نگینہ نے آنکھیں بند کی اور مہک کو محسوس کرنے لگی۔ محل مکمل طور پر ٹائلوں سے بنا ہوا تھا۔ نگینہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب میری والدہ کی خواہش سے ہوا ہے۔ انہیں پھولوں سے خاص دلچسپی ہے، وہ روز خود پودوں کو پانی دیتی ہیں۔ اور یہ ہے ہمارا ملازم رشید۔ اس نے رشید کا تعارف کرواتے ہوئے رشید کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمارے پاس پچھلے 30 سال سے ہے اس گھر میں، میری والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ رشید ہاتھ باندھے سر کو جھکا کر کھڑا تھا۔ صاحب جی، امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ دوا بھی نہیں کھا رہی۔ رشید نے ارشد کو اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ کیا؟ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ ارشد اب رشید پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ اب نگینہ نے غور کرنا شروع کر دیا اور اس بات تک پہنچ گئی کہ ارشد کو کسی غریب کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ رشید کو گھر میں نوکری دینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ رشید کو ارشد کے والد نے اپنی زندگی میں ملازمت دی تھی۔ ارشد اسے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔